ट्रीटिंग इंडाइजेशन। तो आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बताया था ना कि हमारे पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, जो कि खाने के डाइजेशन में हेल्प करती है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, ठीक है। वो डकार क्यों आती है, खट्टी डकार? तो खट्टी डकार क्यों आती है, जैसे मान लो अगर तुम बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ खाए हो, ठीक है, मसाले वाली चीज़ खा रहे हो, या बहुत ज़्यादा तुमने जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेसिकली क्या है, वो तुम्हारा कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड उसे कहते हैं। और जब बॉटल में पढ़ोगे तो वहाँ लिखा रहेगा कार्बोनेटेड वाटर। ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो बेचने वाली जितनी कंपनियां हैं वो सब मिलके मतलब पागल बनाते हैं हमको। स्टाइल में लिख देंगे कार्बोनेटेड वाटर। अब वो कार्बोनेटेड वाटर कुछ नहीं, वो एसिड है बेसिकली। तो जब तुम बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पियोगे, इसका मतलब तुम एसिड इनहेल कर रहे हो, ज़्यादा एसिड। अब वो एसिड क्या करेगी अंदर, तो एसिड अंदर जाएगी तो ऑब्वियसली जो तुम्हारे पेट के अंदर जो एसिड है HCl, उसकी मात्रा वो बढ़ा देगी। तो जब पेट ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो फिर वही चीज़ तुम्हारा ब्लड हॉट होगा, और जब ब्लड हॉट होगा तो फिर तुमको उस गर्मी के कारण हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी स्किन से रिलेटेड, ठीक है, वो सारा कुल पिंपल वगैरह निकलना ये चीज़, और प्लस डकारें आनी शुरू हो जाएंगी, खाना नहीं पचेगा, ये बहुत दिक्कत है। अगर पेट की समस्या एक बार स्टार्ट हुई कब्ज वगैरह तो बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और ये अगर नहीं आप ट्रीट करते हो इसको, ये चीज़ ऐसे रहेगी तो फिर धीरे 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 इसके कारण हमारी पेट में आंतों में अल्सर होने का डर रहता है। अल्सर बोले तो घाव वगैरह, अगर वो हो गया फिर तो वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मतलब काफ़ी सीरियस इशू हो जाता है। तो ऐसा ना हो, ठीक है, ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाना चाहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर यूज्ड इन एंट एसिड का मतलब एंटी एसिड, एंटी समझ रहे हो, जो एसिड के विपरीत हो, उल्टा हो। तो एंट एसिड जैसे कि इनो होता है ना, इनो काम शुरू 2 मिनट में, है ना, 2 मिनट में ठीक कर देता है। तो इनो बेसिकली हमारा एंटी एसिड होता है मेडिसिन, जो काउंट्रैक्ट कर देता है एक्सेस एसिड को पेट के। अब एंट एसिड टेबलेट्स आती हैं जिनके अंदर बेस होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे हमारे होते हैं जो कि एक्सेस एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और हमको रिलीफ मिलता है इंडाइजेशन और हार्ट बर्न समझ रहे हो, जलन जो होता है ना सीने में जलन, उन सब से हमें राहत मिलती है। अगला क्या है, ओरल हाइजीन। अब ओरल हाइजीन मतलब कि आवर टूथ पेस्ट ऑफन कंटेन अ माइल्ड बेस, जैसे कि बेकिंग सोडा, अभी बताया था ना कि अगर ततैया वगैरह अगर डंक मार देती है तो हमको या तो टूथपेस्ट वगैरह लगाना चाहिए, या घर में अगर बेकिंग सोडा है तो वो लगाना चाहिए। तो उसमें बेकिंग सोडा रहता है, दैट इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बेकिंग सोडा जो है ये बेसिक होता है, जिसके कारण ये हमारे मुंह की जो एसिड होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम सुरक्षित रहते हैं, ओरल हाइजीन भी हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक। अब रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, इसको तो हमने कल ही कवर कर लिया है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बस फटाफट ऐसे ही बता देता हूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है मेटल्स की। तो हर एक मेटल की रिएक्शन करने की अपनी एक अलग अलग टेंडेंसी होती है, कोई फास्ट करता है, कोई स्लो करता है ना, कोई ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कोई कम। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है अपने से कम वाले रिएक्टिव को वो मार के भगा देता है सॉल्यूशन से, इसे ही कहते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। और इसके लिए आपको ये रट लेना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना है। क्या? सबसे हाईली रिएक्टिव कौन हमारा? लिथियम, लिथियम के बाद पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसका? चाहे वाटर का हो, चाहे एसिड का हो, किसी का भी हो। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो ऊपर से नीचे आने पर हमारी रिएक्टिविटी घटती है, ठीक है। और रिएक्टिविटी घटने का मतलब स्टेबिलिटी बढ़ती है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल मेटल कौन है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल मेटल है हमारा प्लेटिनम।
और सबसे ज़्यादा हाईली अनस्टेबल मेटल कौन है? तो वो है लिथियम। वो अनस्टेबल है इसीलिए ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ये चीज़ तो ये हमने कल पढ़ा था। अगला हमारा है टॉपिक एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? तो देखिए क्या लिखा है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी एक केमिकल रिएक्शन के दौरान ब्रेक डाउन एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस। बॉन्ड टूटते भी हैं और बॉन्ड बनते भी हैं। अच्छा, जब बॉन्ड को तोड़ना होता है, हाँ, तो विच इन्वॉल्व्स द रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, based on whether the heat energy is released or absorbed, chemical reactions are classified as exothermic and endothermic respectively। मतलब, तो मतलब ये है इसका कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके दौरान ब्रेक डाउन एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस, बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड बनते हैं, विच इन्वॉल्व्स द रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड को तोड़ना होगा तो एनर्जी लगेगी, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। किस रूप में? तो इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, एनर्जी हीट के रूप में और लाइट के रूप में रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। अब वो समझा दिया कि बेस्ड ऑन वेदर द हीट एनर्जी इज रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड। तो केमिकल रिएक्शन हमारे दो टाइप के होते हैं। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक कहलाएगा, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं? उन रिएक्शन के दौरान जिनके दौरान एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, लाइट के रूप में, हीट एंड लाइट के रूप में, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो लिखा है द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व, रिलीज्ड और गिवन ऑफ। चाहे इवॉल्व कहो, चाहे रिलीज कहो, चाहे गिवन ऑफ कहो, सारा मतलब एक ही है। तो ऐसे रिएक्शन कहलाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे देखो, बर्निंग ऑफ कार्बन इन एयर, कार्बन, कार्बन बोले तो कोयला, क्या चीज़? कोयला, है ना। तो जब कार्बन को जलाते हो एयर में, अब आपको पता है ना जलाने वाली गैस गैस कौन है? ऑक्सीजन ही। तो ऑक्सीजन ही जलाएगी इसको। तो जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड धुआं निकलता है ना, ये धुआं, और साथ ही साथ हीट भी तो निकलती है। तो ये है एक्सोथर्मिक, हीट निकल रही है। फिर रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विथ वाटर, तो ये भी आपको बताया था। क्विक लाइम क्या? कि जो हमारा कच्चा चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, इस कच्चे चूने को जब हम पानी में डालते हैं तो स्वतः स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः, और स्वतः का मतलब होता है अपने आप, अपने आप बॉयल करने लगेगा, खौलने लगता है। और खौलने लगता है तो खूब सारा हीट निकलता है। अगर उसके ऊपर ऐसे तुम हाथ लेके जाओगे ना तो अच्छा खासा हाथ में भाप लगेगा, गरम गरम, इतना भयंकर खौलता है। तो ये भी गजब का हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये भी गजब का अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है। अगला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बताया था कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उस दौरान सॉल्ट और वाटर बनते हैं और साथ ही साथ खूब सारी हीट एनर्जी भी रिलीज होती है, जिसके लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। समझ में आ गया? और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं? तो आपको पता है कि जब हम एसिड जैसे H2SO4 और बेस जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनका जब आपस में रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा हमारा सॉल्ट जैसे कि पोटेशियम सल्फेट, और वाटर, और ढेर सारी हीट मिलती है। इसीलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। ठीक, अगला क्या है हमारा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? तो द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि अब इसमें हीट देनी पड़ेगी। अच्छा, हीट देनी पड़ेगी मतलब क्या है? तो बाबू ऐसे रिएक्शन में बिना गरमाए, ठीक है, बिना इनको गैस पे चढ़ाए रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक, चाहे तो तुम गैस पे चढ़ा के, मतलब वही, चाहे तो तुम खुद हीट दो, और चाहे इसको धूप में रखो, लाइट दो, सनलाइट, यानी हीट देना ही देना पड़ेगा। तो देखो कैसे, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। अब अमोनियम क्लोराइड जो है ना, ये नमक के ही जैसा
वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, दानेदार सॉलिड होता है, जैसे नमक होता है वैसे ही होता है। अमोनियम क्लोराइड। तो इसको जब पानी में डालोगे तो आपने पढ़ा है कि नमक तो पानी में घुल जाता है बहुत बढ़िया से, होमोजेनियस मिक्सचर भी बना लेता है। लेकिन अमोनियम क्लोराइड ऐसा नहीं होता, ये नहीं घुलता वैसे। तो फिर क्या करें, तो उसको गर्म करो। तो जब गर्म करेंगे हम, जब उसको गर्म करेंगे गैस स्टोव के ऊपर, तब धीरे धीरे जा कर के वो घुलना शुरू होगा। अब घुलना शुरू मतलब रिएक्शन स्टार्ट। और रिएक्शन के दौरान होता क्या है, तो ये चीज़ देख लो कैसे होता है। आपको पता होना चाहिए कि अमोनियम क्लोराइड टूटता है आपका अमोनियम आयन में NH4 प्लस और Cl माइनस, इसमें टूट गया। और आपको पता है कि वाटर किस में टूटता है, तो वाटर टूटता है H प्लस और OH माइनस में। समझ में आ गया। अब करवा दो आयन एक्सचेंज, ये प्लस इस माइनस के साथ, NH4 इसके साथ, तो क्या बना लिया, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और Cl और H, HCl बना लेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे आपका हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर आयन एक्सचेंज रिएक्शन। समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा मार्बल वगैरह होता है ना, जो टाइल्स, ये सारे ये पत्थर है एक प्रकार का। तो पत्थर बताओ ऐसे ही टूट जाएगा, ऐसे ही जल जाता है? नहीं, पत्थर वगैरह ऐसे नहीं जलते हैं, ठीक है। तो बहुत हाई टेम्परेचर, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, अराउंड कितना, 1000 डिग्री सेल्सियस। 1000 डिग्री सेल्सियस, यू मतलब यू कांट इमेजिन कि कितना भयंकर है ये। तो जब जलाते हैं, इतना हीट करते हैं, तो पत्थर भी जल जाता है। और जब जलता है तो क्या बनता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और प्लस क्या बच जाएगा, तो जो बचता है एज ए राख बोलो या जो भी, वो राख बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना बचता है। ठीक है। तो जब हम पत्थर को जलाते हैं तो वो चूने में कन्वर्ट हो जाता है, और उस चूने का नाम क्या है हमारा, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। जिसको अपन क्या बोलते हैं, लाइम भी बोलते हैं ना, क्विक लाइम, यही है वो क्विक लाइम, जिसको पानी में घोल के हम पुतैया वगैरह करते हैं। अब आगे, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो ये देखो इन्वायरमेंट में हमारे नाइट्रोजन गैस है, आपको पता ही होगा 78% नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन भी 21% के अराउंड है ना। तो नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हाई टेम्परेचर पे, बहुत हाई टेम्परेचर पे ये आपस में कंबाइंड होकर के बना लेती हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और इसी को हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। समझ में आ गया, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक। अब मैं बताता हूँ बड़ा कमाल का चीज़। देखो, तो मोनोऑक्साइड बना। अब ये मोनोऑक्साइड जो है फर्दर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके डाई ऑक्साइड बना लेता है। एसिडिक रेन के बारे में जानते हो, एसिडिक रेन सुने होंगे। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा क्या होती है, तो अम्लीय वर्षा वो वर्षा होती है कि जिसके पानी के साथ में एसिड भी आता है। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि जो पहली बारिश होती है उसमें नहीं नहाना चाहिए या भीगने से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें एसिड भी आता है। अब वो एसिड गया कहाँ है, कैसे गया है ऊपर। तो आपको पता है कि आपके गाड़ियों वगैरह में जो फ्यूल होता है जब वो जलता है, तो एयर के साथ, इधर एयर के साथ नाइट्रोजन गैस भी जाती है और ऑक्सीजन भी जाती है। अब गाड़ियों के जो कंप्रेसर होता है, जब कंबस्चन होता है, तो हाई टेम्परेचर पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेते हैं। फिर से ये ऑक्सीजन तो जा ही रहा है, फिर से ये इसके साथ रिएक्शन करके फिर से जल के ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये क्या है, ये गैस फॉर्म में है ना, गैस है। तो ये जब ऊपर जाएगी एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में जाने के बाद में वहाँ वाटर वेपर है। क्या है, वाटर वेपर, पानी। इस पानी के साथ ये रिएक्शन करके, पानी के साथ ये जुड़ करके बना लेती है हमारी एसिड। क्या बना लेता है, एसिड, नाइट्रिक एसिड। समझ में आ गया। तो ये एसिड बना और यही एसिड जो है बरस जाता है बारिश के साथ। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। तो बेसिकली कहते हैं ना कि गाड़ियों से पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन होता है। तो कैसे पोल्यूशन होता है, इस प्रकार से पोल्यूशन होता है, क्योंकि जो ऑक्साइड निकलते हैं फ्यूल के जलने से, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारा
ये एटमॉस्फेयर में जा करके वहाँ एसिड बनाते हैं। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है क्या बेसिकली? तो नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ हमारा नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है, ठीक, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है यानी ऑक्साइड है। अब हम आगे पढ़ते हैं ऑक्साइड्स के बारे में, स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑक्साइड्स। तो देखो क्या है ऑक्साइड्स। तो जब मेटल और नॉन मेटल कंबाइंड होते हैं ऑक्सीजन के साथ एयर में, ऑक्सीजन कहाँ है? एयर में ही तो है। तो ऑक्सीजन इन एयर एन ऑक्साइड ऑफ मेटल या नॉन मेटल इज फॉर्म्ड, ठीक है। जैसे 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 अगर मैग्नीशियम मेटल है, इसको जलाओगे तो तुम्हारा मेटल का ऑक्साइड बनेगा MgO, और अगर कार्बन नॉन मेटल है, इसको जलाओगे तो तुम्हारा ये बनेगा नॉन मेटल का। समझ में आ गया? ये क्या है? ये मेटल था, ये मेटल ऑक्साइड है, और ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। आई बात समझ में? ये चीज़ अच्छा। तो ये तुम्हारा ये चीज़। अब और जानो, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड, ये आपके नेचर में बेसिक होते हैं, बेसिक। ये नेचर में कैसे होंगे? बेसिक। और ये जो होते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड, ये नेचर में एसिडिक होते हैं, एसिडिक। अभी एसिडिक का मतलब क्या है? तो एसिडिक का मतलब ये है बाबू, ऊपर समझाए हैं। एसिडिक का मतलब ये कि जब ये पानी में इनको घोलोगे ना, जब पानी में घोलोगे तो एसिड बनेगा। एसिडिक का मतलब क्या है? कि पानी में घोलने पर एसिड बनाता है। और बेसिक का मतलब है कि इनको पानी में घोलोगे तो बेस बनेगा। समझ में आ गया? हाँ। तो ये है इनका मीनिंग, जैसे यहाँ समझा दिया था। तो लिख दूँ क्या नीचे? तो अच्छे से समझना। तो बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है? बेसिक ऑक्साइड तो मेटल आपके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और नॉन मेटल आपके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये जो चीज़ है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको रट लेना, हो सके तो अपनी भाषा में भी लिख लेना कि मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। अब समझते हैं कि कैसे ऑक्साइड बनते हैं। तो देखो क्या है, बाई कंबाइनिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। तो ये आपको समझा दिया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ ये चीज़। तो ये मेटल था, ये मेटेलिक ऑक्साइड बना, और ये नॉन मेटल था, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक। दूसरा तरीका क्या है? बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट। आपको पीछे पढ़ाया है ना। ये बताइए कौन सा रिएक्शन है? ये कौन सा रिएक्शन है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कुछ अच्छा है। तो आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक ही कंपाउंड टूट रहा है ना, एक से ज़्यादा में टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो ये आपका कहलाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो वही चीज़ कि जब थर्मल डिकम्पोजिशन, अच्छा थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब कि गर्म करने पर, क्या करने पर? गर्म। ये हीट है, ये हीट का सिंबल होता है। यानी व्हेन मेटल नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है, आर हीटेड, दे डिकम्पोज टू गिव मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये रट लेना, क्या क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन भी निकलती है, ठीक है। ये चीज़। तो अगर लेड नाइट्रेट को हीट किए हैं तो लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी ही बनेगी, और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम नाइट्रेट को करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। ये चीज़। अगला, बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट। हमने ये भी पढ़ा है कि कार्बोनेट को करने पर, ठीक है, ये चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट, जब हम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो भी हमारा ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। ये चीज़। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था, वही बताया था ना कि जो पत्थर होता है, चूना पत्थर, तो इसको हीट करते हैं तो ये चूना बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगर लेड कार्बोनेट को हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कि बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल सल्फेट। तो जब सल्फेट को हीट करेंगे
तो क्या लिखा है, व्हेन मेटल सल्फेट्स आर हीटेड दे डिकम्पोज टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, और गैसियस प्रोडक्ट जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो देखो ये क्या था, तो दिस इज फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। इसको जब हीट करेंगे तो बना लेगा Fe2O3, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड भी, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, दोनों गैसें बनती हैं इसकी, डाइऑक्साइड वाली भी और ट्राइऑक्साइड वाली भी, ठीक है। ये चीज़ जब हम कॉपर सल्फेट को करते हैं, कॉपर सल्फेट का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कॉपर सल्फेट के केस में कॉपर ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड ही बनता है केवल, और ऑक्सीजन गैस। अब ऐसा ये भिन्न क्यों है, तो ये अभी नहीं समझ पाओगे, बाद में जब बड़े क्लास में जाओगे तब इसको अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है, कि ऐसा रीज़न क्या हुआ, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्यों बने हैं, जबकि यहाँ केवल सल्फर डाइऑक्साइड ही क्यों बना है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस अच्छे से जानो कि जब आयरन के साथ होता है तब ऐसा होता है, बाकी किसी के साथ तो सिंपल सा यही। जिंक सल्फेट को करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक। और ये सारे बैलेंस रिएक्शन है, ध्यान देना, आप बैलेंसिंग आप सीख ही चुके हो। अब हमने जो है ऑक्साइड पढ़ लिया, ऑक्साइड का फॉर्मेशन पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो बेस्ड ऑन द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑक्साइड आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप, अभी वही बताया था कि अपने नेचर और प्रॉपर्टी के आधार पे ऑक्साइड जो हमारे चार प्रकार के होते हैं। एक होंगे एसिडिक ऑक्साइड। अब एसिडिक ऑक्साइड क्या होंगे, तो एसिडिक ऑक्साइड वो होते हैं जिनको पानी में घोलने पर, ठीक है, पानी में घोलने पर क्या एसिड बनाएंगे, एसिड बनता है, ठीक है, पानी में घोलने पर एसिड बनता है, तो ये कहलाएगा आपका एसिडिक ऑक्साइड। फिर बेसिक, बेसिक यही पूरा सेम रहेगा, यानी पानी में घोलने पर बेस बनता है, ये बेसिक ऑक्साइड। एम्फोटरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, तो एम्फोटरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड के भी साथ रिएक्शन देंगे और बेस के भी साथ रिएक्शन देंगे, समझ में आ गया, जिनके अंदर एसिड की भी प्रॉपर्टी हो और बेस की भी हो, उनको हम कहते हैं एम्फोटरिक। और न्यूट्रल ऑक्साइड उसको कहेंगे जो किसी के साथ कोई मतलब ना रखे, ना एसिड के साथ ना बेस के साथ, दैट इज न्यूट्रल ऑक्साइड। तो चार प्रकार के होते हैं, एसिडिक जो एसिड हो, बेस हो, या दोनों हो, या दोनों ना हो, समझ में आ गया, यही तो हुआ, ठीक है। अब फटाफट समझते हैं। तो एसिडिक ऑक्साइड तो आपको बताया था, एसिडिक ऑक्साइड कौन होते हैं, तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं आपके एसिडिक, ठीक है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स ये आपके होते हैं एसिडिक। जैसे एग्जाम्पल के लिए कार्बन का ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और अभी क्या बताया हूँ कि एसिडिक ऑक्साइड इनको पानी में घोलोगे तो क्या बनाएगा, एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोले तो क्या बना लिया, H2CO। देखो ऑक्सीजन गिनो तो दो यहाँ और एक यहाँ, कितना हो गया O3, H2CO3। इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। मेन कौन है, सेंट्रल एटम कार्बन है ना, तो कार्बन है तो कार्बोनिक एसिड, इक एसिड बोलते हैं, इक, कार्बोनिक, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड को हमने जब किया तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, इसके साथ तो H2SO3, H2SO3 इसको कहेंगे सल्फ्यूरस एसिड, अस एसिड। अस क्यों, अभी समझाता हूँ। और अगर यही सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसको करो तो H2SO4 है ना, H2SO4 ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक। तो यहाँ ध्यान से समझना, सल्फ्यूरिक एसिड वो होता है जब चार ऑक्सीजन हो, अगर एक ऑक्सीजन कम हो गया तो नाम बदल जाएगा, नाम बदल के अस हो जाएगा, ठीक है। तो इक वो होता है जिसमें चार ऑक्सीजन हो, तो ये है सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें तीन ही ऑक्सीजन था तो ये कहलाएगा सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। रटने वाली चीज़ नहीं, अच्छे समझना। द सॉल्यूशन ऑफ दिस एसिडिक ऑक्साइड टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड।
है ना। वही चीज़ अभी क्या बताया था कि ब्लू कलर को एसिड की पहचान यही होती है कि ये ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देगा। लाल यानी खतरा, और खतरा बोले तो एसिड बन गया भैया। ठीक है, तो ये चीज़ विच इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। अगर रेड हो गया मतलब कि खतरा, खतरा बोले तो एसिड हो गया। ठीक, अब बेसिक ऑक्साइड क्या है, तो वह, अच्छा ये आपको बता दूं, तो बेसिक कौन होते हैं, तो हमारे मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड्स हमारे बेसिक होते हैं। तो व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, दे फॉर्म बेसिक कंपाउंड्स ऑफ ऑक्साइड विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस बेस। अभी बताया कि बेसिक कौन कहलाते हैं, जिनको पानी में घोलने पर बेस बनता है। ठीक है, बेस हिंदी में क्षार कहते हैं। अच्छा इसका हिंदी बता दूं एसिड का, एसिड को हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, अम्ल, अम्ल, और इसको हिंदी में क्षार कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ अब हालांकि ये हिंदी मीडियम वालों के लिए बट जानना चाहिए। तो ये चीज़ हो गया। जैसे सोडियम को जब हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, जब जलाते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। अब ये सोडियम ऑक्साइड हमारा कैसा हुआ है, तो ये बेसिक है, क्योंकि इसको जैसे ही पानी के साथ घोलोगे तो NaOH बनेगा। और अभी आपको पढ़ाया हूँ कि OH किसकी पहचान है, OH होता है हमारा बेस की पहचान। पढ़ाया है ना कि OH देने वाले बेस कहलाते हैं। ठीक है, और H+ देने वाले एसिड कहलाते हैं। ठीक है, ये अभी आपको पढ़ाया हूँ कि H+ डोनर, है ना, डोनर मतलब देने वाले, H+ देने वाले एसिड, और OH- डोनर आपके बेस। ठीक है, ये चीज़, तो वही चीज़ हो रहा है, क्या मिल रहा है, OH, तो ये बेस है। जैसे पोटेशियम ऑक्साइड को अगर पानी में घोले तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो ये आपका बेस बना। अब पहचान कैसे होगी, तो पहचान ऐसे होती है कि अगर इनके सॉल्यूशन में आप रेड लिटमस डालो, लाल वाला डालो, और लाल वाला पेपर डालने पर अगर